वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिकॉज कि ऊंचाई के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर और प्रेशर जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। वो चीज़ क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो गया तो फिर जल्दी वो चीज़ जो है वो मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका डिक्रीज कर जाएगा, वो पहले बॉयल हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे सब्जियां जो कच्ची रह जाती हैं तो लोग वहाँ पे फिर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a solute volatile non-volatile solute is at dissolved in the solvent the relative lowering of vapor pressure is equal to। तो ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबसे पहले वाली। वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कि आपने कितने कितनी मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने मोल्स उसके डाले हैं सॉल्यूट के, ताकि उसका वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है वो इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन वन मोलर एक्वा सोल्यूशन इज। आपने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, किसकी, सोल्यूट की निकालनी है। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है वन मोलर एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, तो वन मोलर का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि अगर बॉटल के ऊपर ऐसे लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब है कि वन मोल जो सोल्यूट है वो आपका 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। क्लियर है। अब मेरे पास सोल्यूट के मोल्स तो है ही है 1 मोल, सॉल्वेंट के मोल्स पता करने होंगे तो क्या करूंगा मैं, जो गिवन वेट है, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो मेरे पास ये इसको मैं ग्राम में पहले तो लिख लूं। ठीक है, ये 1000 ग्राम हो गया। तो अगर मैं इसको मैंने मोल्स में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वाटर के मोल्स पता करने हैं तो मुझे इसको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 50.555 के करीब आता है। अब मेरे को निकालनी है मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो वो किसके इक्वल होती है, वो होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। हम उसको सल्यूट को बी से लिखते हैं, या 2 से या बी से, और सॉल्वेंट को 1 या ए से। इस तरह से यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के कितने हैं हमारे पास, 1। सल्यूट के कितने हैं, 1, ये वाले। और इसके कितने मैं यहाँ पे लिख दूँ, 55.5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/56.55। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा इतना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल। तो यहाँ पे 4 सेल दिए हुए, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, मर्करी सेल एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें जो ये वाला आंसर है लेड स्टोरेज सेल, ये क्या है, सेकेंडरी सेल है। ड्राई सेल और प्राइमरी सेल, जो मर्करी सेल है वो प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल को हम लोग दोबारा से रीयूज कर सकते हैं चार्ज करके, प्राइमरी सेल्स को हम लोग दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल है ये फ्यूल सेल है। ये आमतौर पे जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम है वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको नीचे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। अब बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब उसने बोला कि ऐसी रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी। देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पॉजिटिव ही होती है। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक इसके थ्रू बनाता हूँ, ग्राफ के थ्रू। जैसे ये ग्राफ है, मान लो इतनी हमारे पास रिएक्टेंट की ऑलरेडी एनर्जी है रिएक्टेंट के पास। अब हमें पता है रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना है और क्या बनाना है, प्रोडक्ट। अगर तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये नीचे की तरफ बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, और ये मैं प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ रिएक्शन की। अगर आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये कुछ उस तरह से बनेगा। अब हमने देखना क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो
इसको क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ, एक्सोथर्मिक के केस में क्योंकि ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम होती है क्योंकि बाहर निकली है, तो यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं ना, मतलब देनी पड़ रही है, चाहे थोड़ी इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कम देनी पड़ेगी इसके तुलना में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के केस में वैसे तो आप देख सकते हो कि हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव ही है, हमें देनी ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज दिस। अब इसका IUPAC नेम हमने बताना है, तो इसको बेटा मैं ऐसे बता देता हूँ, मैं बच्चों को ऐसे कहता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन सामने लिखा आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये ढूंढना है पेंसिल से कि इसमें कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन अफेयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमेशा एक यूनिट की तरह काम करता है, और कैटायन हमेशा आगे होता है, एनायन हमेशा पीछे होता है। कोई भी फार्मूला देख लो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देख लो, हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम प्लस कैटायन है, क्लोराइड जो है वो एनायन है। कोई भी कंपाउंड देख लो कैटायन पहले होता है। अब देखो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास कैटायन, और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ गया, ये वाला, ये मेरे पास है एनायन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो कैटायन है उसकी नेमिंग पहले करनी है, इसका मतलब इन इसकी इसकी और इसकी नेमिंग पहले करनी है। अब इनमें से ये तो लीगेंड है और ये क्या है, मेटल है, तो पहले लीगेंड्स की हम लोगों ने नेमिंग करनी है, और लीगेंड्स की हम लोग स्पेशल एंडिंग करते हैं। जैसे आपको बताया गया होगा कि जिसके भी पीछे आइड लिखा है उसको चेंज करके आपने ई की जगह पे ओ लगा देना है। अगर किसी के पीछे लीगेंड के 8 आता है जैसे सल्फेट है, तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, ई की जगह पे ओ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इथेन 1,2 डाइमीन है और ये क्लोरिडो है। अब ये सी से स्टार्ट होता है, ये इसका नाम ई से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई क्लोरिडो इथेन 1,2 डाइमीन। फिर अब मैं क्या करूंगा, आयरन का नाम लिखूंगा इसका। अब इसका नाम लिखने पहले से भी ये देखना पड़ेगा हमें कि इसकी भी स्पेशल एंडिंग करनी है कि नहीं करनी। ये चाहे आप साथ में लिख लो, ये पक्का ही मान लो कि इसकी स्पेशल एंडिंग तभी होगी जब ये एक एनायन का हिस्सा होगा, जबकि ये कैटायन, ये किसका हिस्सा है, कैटायन का हिस्सा है, तो इसलिए इसकी स्पेशल एंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आयरन का आयरन ही लिखा आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रोमन वर्ड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, इसको एक मिनट, इसको रब करके देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे। यहाँ पे हमारा -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे रह गई मेरी, यहाँ पे जो इथिलीन है ना, ये इथिलीन डाइमीन इसका नाम है, यहाँ पे पैरों में 2 भी है, तो इसका मतलब मुझे इसका भी बताना पड़ेगा। और एक चीज और भी है, जब भी किसी कंपाउंड के बीच में पहले ही डाई ट्राई आ जाए तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं ये बंद करके इसके आगे मैं यहाँ पे बिस लिख देता हूँ, बिस। ठीक है, ये रह गया था मेरे से, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइमीन। ये बिस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ पे डाई क्यों नहीं लिखा, डाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे इसके नाम में ही पहले से डाई है। जब डाई ट्राई टेट्रा किसी के नाम में पहले से तो हो, तो फिर हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किस ये वाले यूज करते हैं वर्ड्स। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद मेटल का नाम हो गया, मेटल के बाद उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड्स में लिखनी है। ये न्यूट्रल है, ये -1 है। अब कैसे निकालेंगे, मैं नीचे निकाल के दोबारा से दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, इस Cl को रिमूव कर दो, ऐसे समझ लो अपने दिमाग में कि Cl नहीं है। अब Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। अगर मैं वो यहाँ से निकाल दूंगा तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर -1 है, तो अब ऐसे करके देखो, इसको x मान लो, इसकी 0 होती है क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो x +2, ये इसका आ गया, इसका लिया ही नहीं मैंने और इसका यहाँ पे लिखने लगा हूँ। 2 क्लोरीन है और इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला 1। तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया -2 और ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, +2, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं रोमन वर्ड्स में 3 लिखूंगा और बाद में फिर मैं एनायन की नेमिंग भी करूंगा। अब इस एनायन को क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इस करके इसकी कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होनी, तो इसको सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिख देना, क्लोराइड। क्या लिख देना, क्लोराइड लिख देना।
ठीक है बेटा, होप आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। देखो बेटा, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप चेक करो, एक मेरे पास सिंपल बेंजीन है, एक मेरे पास बेंजीन के ऊपर एच हटाकर उसकी जगह पे हेलोजन लगा दिया, इसका मतलब इसका इससे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन से वाला है, उसके बाद है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अगर अब ये दोनों का तो क्लियर हो गया कि इसका सबसे कम, इसका उससे ज्यादा। अब ये दोनों का मास सेम होगा क्योंकि सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे से पैरा में है, तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास ज्यादा आ जाएंगे। पास ज्यादा होने से चीज क्या हो जाएगी? डेंस हो जाती है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो फिर ये वाला आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका पहले वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट्स फॉर द, इसको थोड़ा नीचे कर दूं, एक मिनट। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे उसने कहा है, आपने कभी भी ऑर्गेनिक में हम लोग कंपाउंड ये देखना होता है कि ये बेसिकली कौन सा फैमिली है, अल्कोहल फैमिली है, तो वो अल्कोहल को किस में तब्दील कर रहा है? एल्डिहाइड में कर रहा है। तो ये कब तब्दील होता है? जब इसको इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे के सारे, फिर वो पूछ रहा है कि फिर किसको लेना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना, तो ऑक्सीडेशन होने पर पहले एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड जो होता है इट इज वेरी ससेप्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन, वेरी ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है, ये बड़ा मतलब नाजुक होता है, ये फटाफट इतना वो होता है कि फटाफट ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। तो इसका मतलब हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो इसको तो बनाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। तो ये जो पीसीसी है, ये बेसिकली पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनके तुलना में, ठीक है। बनता इनसे ही है, पिरीडीन से क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और HCl इसमें डालते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर हो गया का इसका आंसर हमारे पास है पीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड। देखा जाए तो ये आर है, ये आर है, ये Mg है, और ये X है। मैं कहने का मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है हमारे पास? ग्रिग्ना रिएजेंट। ग्रिग्ना रिएजेंट का जनरल फार्मूला आता है ये। अब जब भी हम लोग, आप ये याद ही रख लो, वैसे कंसेप्चुअल ये है कि अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है सपोज करो, और हमारे पास एल्डिहाइड का नेक्स्ट कोई भी परिवार का मेंबर है, एक फॉर्मेल्डिहाइड और उसके अलावा कोई भी और ले लो, और एक आप ले लो कीटोन। जो एल्डिहाइड होता है, इसकी जब हम लोग ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इसकी करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, इसकी करवाते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये आप याद रख लो। मतलब अगर एल्डिहाइड में सबसे पहला मेंबर लिया तो फिर तो अल्कोहल ही बनेगा, अगर उसके अलावा कोई भी, मान लो ये इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, कोई भी लोगे तो सेकेंडरी ही बनेगा, और जो एसीटोन है इसके केस में हमेशा टर्शरी बनेगा, ठीक है। ये आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ, जैसे ये इस तरह से रिएक्शन होती है हमारे पास। ये देखो, आप खुद देखोगे, ये चीज है, मेरे पास RMgX है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होनी है। जब भी ग्रिग्ना रिएजेंट दिया हो ना, आपने ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेना है। ये क्या होता है, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो ग्रिग्ना रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और इसके ऊपर इसलिए यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आता है और इसके ऊपर प्लस आता है मैग्नीशियम के ऊपर। अब ये दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया कि एक ये पार्ट जो हो गया। तो अब क्या होगा, ये जब बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव वाला इसके पास चला जाएगा, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, OMgX, और यहाँ पे क्या लग गया R। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, H इसके पास चला जाता है, OH इसके पास चला जाता है। तो देखो अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास देखो ये एक R
एक CH2 और यहाँ पे क्या बन गया OH। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RCH2OH। देखो अल्कोहल बन गया और साथ में क्या बन गया अल्कलाइन मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहीं पे अगर मान लो अब यहीं पे आप H की जगह पे R लिख लेते तो क्या होना था, यहाँ पे R होना था और यहाँ पे फिर क्या होना था, ये जो दो H है इसमें एक R आना था ना, यहाँ पे एक R लग जाना था ऊपर, तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता। कीटोन के केस में दोनों तरफ R R होते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। तो इस वजह से इस तरह से आप कर सकते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसीटोन इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसीटोन क्या होता है, दिस इज एसीटोन। इसका आईयूपैक लिखोगे तो 1 2 3 तो क्या आएगा ये प्रोप प्लस एन प्लस ओन। तो क्या बन गया, इसको हटा देना, ये जोड़ के प्रोपेनोन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, जो कार्बोनिल है स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन क्लोराइड एंड, बिल्कुल सही है। सायानाइड हो गया, को CO हो गया, C उसके बाद हो गया NH2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, ये बाद वाले पीछे से आते हैं। ठीक है, तो ये Cl वगैरह बहुत पीछे एंड पे जाके है, यहाँ पे जाके है। ठीक है, जैसे इसमें I पहले आता है, फिर Br आता है, फिर आता है SCN आता है, फिर एक फिर आई ब्रॉट, ये एक याद करने का तरीका भी है, आई ब्रॉट शुगर फ्रॉम ऑफिस C2O4, इस तरह से करते करते फिर ये आएगा ये आएगा ये आएगा, आई ब्रॉट शुगर फ्रॉम ऑफिस, ऐसे करके एक पूरी याद बनी हुई है, ट्रिक मैं डाल दूंगा उसका भी आपको। तो मतलब इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे वीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इज। अब आयरन के साथ वाला जो ये लीगेंड लगा हुआ है तो ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल। तो इसका इसके ऊपर देखो कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये कह रहा है जीरो, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऊपर वाला भी क्या था, ट्रू था। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अब ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है, देखो एसिटल्डिहाइड जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसके पास चला जाएगा और ये जो है वो इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COH और CN। अब ये जो CN है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इससे आप लोग अमाइड भी बना सकते हो, इससे आप लोग यहाँ पे 2 आना है, यहाँ इससे आप और क्या बना सकते हो, ये वाली चीज से मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोलिसिस करके, ये भी बनता है हाइड्रोलिसिस करके, ये पार्शियल करके बनता है, अगर कंप्लीट करते हो तो ये COH में तब्दील हो जाएगा, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो तो ये NH2 में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसने बोला है कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कंप्लीट ही कर रहे हैं, तो कंप्लीट में ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फिर हमारा, यहाँ पे H रह गया लिखना, यहाँ पे ये H था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, और ये जो CN है ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हुआ, ये हमारा कन्वर्ट हो गया COH में। अगर इसका अब मैं नामकरण करूं तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये शहंशाह है, जहां पे खड़ा होता है लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, तो ये आपका साइड चेन हो गई, तो क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनता है, तो बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट, ये भी सही थी, ये भी सही थी और ये भी सही आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द OH ग्रुप इन अल्कोहल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। नो भाई नो, अल्कोहल तो आपको पता ही है अल्कोहल है, जैसे सिंपल अल्कोहल, एक दारू की एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल, तो ये लोग आमतौर पे पानी में डाल के पीते हैं तो घुल ही जाती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, तो ये कैसे हाइड्रोफोबिक हो सकता है। ठीक है, so this statement is false. Next question is on oxidation of secondary alcohol ketones are formed, कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो कीटोन्स बनते हैं ऑक्सीडेशन करने पर। अब मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, ये सॉरी ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है ऑन ऑक्सीडेशन सेकेंड, तो यही ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है, इसका मतलब सारे ट्रू है सिर्फ इसको छोड़ के, ये था फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरा, आप इसको खुद से रीड करके बेटा कर लेना, इसको मैं 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देखो
ये वाला पैरा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस कर लेना इसमें से, ठीक है बेटा, पैसे ही में से पढ़ के करना ये, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं 2 नंबर वाले, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेनरी लॉ आपने किया हुआ है ना सारा का सारा, कि जो वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वेपर्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं तो KH आ जाता है। या एक और भी इसकी डेफिनेशन है कि जो अमाउंट ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट। तो यह वहाँ पे हमारे पास फार्मूला ये वाला बन जाता है कि यहाँ पे इक्वल लिख दो, ये KH आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास P आ जाता है। यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो ये दोनों ही जो है वो हेनरी लॉ की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने मोलर मास निकालना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट वाली लगेगी, तो आपने सीधा ही बॉइलिंग पॉइंट का पहले तो फार्मूला लिख लेना, ताकि आपके इतने नंबर तो पक्के हो जाएं फार्मूले के, ठीक है। अब उसके बाद देखना कि क्या इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, क्या हमें मोलैलिटी दी हुई है, हमें तो ये वेट दिए हुए है ना, तो इसका मतलब मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, केबी की वैल्यू मुझे दी हुई है, ये देखो 2.513 इंटू, यहाँ ये फार्मूला आपको पता ही है, W2/M2 इंटू 1000 बटा W1, और यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर ये दिया हुआ, एक टेम्परेचर ये दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेल्टा TB माइनस TB नॉट। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 354.11 और इसकी दी हुई है हमें 352.33। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, इधर मेरे पास 2.513 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 1.80 ग्राम नॉन मोलर, ये W2 मुझे दिया हुआ है, सल्यूट का वेट दिया हुआ है, नीचे मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना है, और 1000, और वेट भी हमें कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप सारा सॉल्व करोगे, इसको उठा के इधर ले जाना, ये वाले पार्ट को जो सॉल्व करने के बाद इधर नीचे लिख देना, और फिर इस राइट साइड को सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 1.71 ग्राम डिजोल्व इन दिस ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है CRT, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन हमें नहीं दी, हमें वेट दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हम नंबर ऑफ मोल सल्यूट के भरने हैं ना, तो यहाँ पे W2/M2 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लिख देंगे, ये R हो गया, ये T हो गया। तो अब क्या पता है आपको, ये W2 की वैल्यू भी गिवन है, ये देखो ये W1 की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या आ गया, M2 आ गया, ये हमारे पास क्या है, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, इसको लीटर में कन्वर्ट करके, यहाँ पे जो है ये लीटर में होता है, तो इसकी वैल्यू भी भर दी, आर की वैल्यू भी आपको पता है, टी भी यहाँ पे ये दिया हुआ केल्विन में, ये भी फिल कर दो, तो सिर्फ ये रह जाएगा। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, ये तो निकालना है हमने, सारा कुछ दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया है, ये भी सारा कुछ दिया हुआ, तो ये आप फिल करके वैल्यू निकाल लेना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी दिस। हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 245 ओम, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो सॉल्यूशन की। अब बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000/n। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पे M आता है मोलैरिटी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आती है, या C भी लिख देते हैं कई बार, C का मतलब नॉर्मेलिटी हो गया। अब K हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो 1/r इंटू L/A का फार्मूला आता है। यहाँ पे R हमें दिया हुआ 245, ठीक है, L भी हमें कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और वो दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके K की वैल्यू आ जाएगी, ये K की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है। नॉर्मेलिटी हमें कितनी दी हुई है, ध्यान से अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 नॉर्मल, 1/10 नॉर्मल का मतलब हो गया 0.1 नॉर्मल। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है बेटा। होप आपको ये पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMF में और इसमें डिफरेंस। ये भी वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक में से कर सकते हो आप। इसमें डिफरेंस बताने हैं तो आप
पहले बता सकते हो कि ईएमएफ बेसिकली वो एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, या कह लो जो वर्क डन लगता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, दूसरा आप ये बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल ये जो है इंक्रीज होती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ में क्या होता है, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे सोर्स ही वो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज करती है। मतलब आप ये चीज बता सकते हो, और इसके अलावा तो कोई है नहीं है। ये एक तरह की आपको बताई दिया, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये आपका एनर्जी जो है वो यहाँ से कह सकते हो कि डिफरेंस इन एनर्जी है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हाँ, ये जरूर है कि ये हम लोग ओपन सर्किट में मेजर करते हैं। ठीक है, जब अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करते हैं, जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब सर्किट आपका क्लोज होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये निकालना है स्टेट द ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर को जब भी देखना तो आपने कभी रिएक्शन को नहीं देखना, आपने हमेशा रेट लॉ को देखना है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, CH3CHO, एक ही आपको एक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है रेट आपका, और उसके ऊपर 3/2 है। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर इस रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू क्या है। अब देखो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है और इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसके ऊपर जितनी वैल्यू दी है ये हमें क्या शो करता है, ऑर्डर। तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट इज 3/2, और ऑर्डर भी कितना हो गया। अगर मान लो दो यहाँ पे 2-3 रिएक्टेंट होते तो सभी की ऑर्डर को प्लस कर देते तो ओवरऑल आ जाना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला। 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। 50% का मतलब हो गया टी हाफ, पहले ही दे दिया उसने कि 16 मिनट लगते हैं किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन वुड अकर इन 32 मिनट्स। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, पहले उसने 16 मिनट की बात की है, फिर इसने 32 मिनट की बात की है। मतलब कि अगर मैं 32 मिनट को बांटू तो 16-16 मिनट के 2 हाफ हो गए। ठीक है, तो मैं ये एक फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लो कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n लाइफ्स इज इक्वल टू A0/2n। ठीक है, ये मैं आपको समझा भी देता हूं कैसे बनता है। देखो टी हाफ का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी रिएक्टेंट है वो अपने से आधा रह जाए। जैसे हम कहते हैं कि 16 मिनट में आधा रह गया, मान लो पहले अमाउंट A0 थी, फिर वो 16 मिनट के बाद क्या रह जाएगा, पहले से आधा। इसी तरह अगले 16 मिनट में भी क्या रह जाएगा, अपने से आधा। इसी तरह और अगले 16 मिनट तो हम लोग इस तरह से जितनी भी लाइफ देंगी तो कर सकते हैं। तो हम फिर एक जर्नल फार्मूला बना दिया ये वाला, A0/2 दिस इज n। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 32 मिनट में कुल कितनी लाइफ्स बन रही हैं, 2 बन रही हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या फार्मूला बन गया कि आफ्टर 32 मिनट्स, तो हमारे पास दैट इज, कहने का मतलब है कि जो 2 हाफ लाइफ है, हमारे पास 2 हाफ लाइफ बन गई ना 16-16 मिनट की। तो अमाउंट कितनी रह जाएगी, क्योंकि देखो मैंने सब्सटेंस लेफ्ट है, मींस अमाउंट लेफ्ट कितनी रह जाएगी। तो आप लिखोगे कि A0/2, यहाँ पे क्या लिखना है, जितनी लाइफ यूज हो रही हैं। जो हमने 2 लाइफ बन रही है तो मैंने 2 लिख दिया, तो मेरे पास आ गया A0/4। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसको आप नोट कर लो, मैं आगे इसको रब करके आगे करने लगा हूं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि जो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, ठीक है, वो कितना आएगा हमारे पास। एक तो इनिशियल अमाउंट कितनी है, क्योंकि हमने पीछे क्या निकाला, हमने पीछे ये निकाला था कि हमारी मतलब कि जो कितनी अमाउंट बची है 2 लाइफ के बाद, तो वो हमारी बची थी A0/4। इनिशियली हमने क्या लिया था, इनिशियली कितना लिया था और कितनी अमाउंट लेफ्ट है, अमाउंट लेफ्ट कितनी निकाली है मैंने, A0/4। यहाँ पे ये माइनस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, A0। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, समझ लग रही है बेटा, ये इनिशियल अमाउंट A0 थी, 2 लाइफ के बाद कितनी अमाउंट हमारे पास बच गई, वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि अमाउंट बचे होने का क्या फार्मूला है, वो है A0 मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ओवर 2 पावर n, n मीन जितनी भी नंबर ऑफ लाइफ्स होंगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आप कह सकते, अगर 64 होता तो हम वहां पे 16-16 मिनट की
4 लाइफ्स बननी थी, तो हमने n को 4 भरना था, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 4a0 माइनस एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3/4a0। तो ये क्या हो गया आपकी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट वाला, मतलब फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट जो आपके कह लो जो बच गए हैं रिएक्शन में, ठीक है। ये हमारी बच नहीं गई, सॉरी, जो रिएक्ट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट लेफ्ट ये थी, इनिशियल ये था, जितनी बची है वो टोटल में से निकाल दी जो स्टार्टिंग में थी, इसका मतलब बाकी क्या हो गई, वो कंज्यूम हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट के ऊपर। आपको पता है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को, या ऐसे करो, आपको पता है कि जब हम रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं, रिएक्टेंट को मैंने क्या हीट किया, तो हीट करने पर इसका असर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मूवमेंट बढ़ जाएगी तो वो फास्ट मूव करेंगे, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो फास्ट मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, हिट करेंगे विद ग्रेटर एनर्जी, ऐसे लिखो, हिट विद ग्रेटर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी के साथ वो एक दूसरे को वो करेंगे, उसके कारण फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, हिट करते हैं, बट इफेक्टिव कोलिजन्स जो है वो जो होती है 10 डिग्री पर डबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट व्हाई ट्रांजिशन मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ड आपने किस चैप्टर में सुना हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वहां पे क्या होता है, मेटल जो है वो लिगेंड को डोनेट करते हैं और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हमें पता है कि ट्रांजिशन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका रीजन एक तो यही है मेन, कि ट्रांजिशन मेटल्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उसके अंदर जो मेटल के साथ जितने भी यहाँ पे लिगेंड्स लगे होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर 2 वाटर के लगे हुए हैं लिगेंड्स और 4 अमोनिया के, तो टोटल कितने लिगेंड हो गए 6। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको समझनी है, मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ये वाला सपोज कर लो, और आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे 3 -3 आएगा, -3, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बच्चे क्या करेंगे कि हाँ जी सर ने कहा था कि मेटल के साथ जितने लिगेंड लगे हो, तो ये 3 लिगेंड लगे हुए हैं। यहीं पे आप गलती कर रहे हो, 3 लिगेंड नहीं लगे हुए। आपने ये देखना है कि लिगेंड तो मैंने बोला, पर मैंने लिगेंड इसलिए बोला कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लिगेंड है वो एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है लोन पेयर। अब मुझे ये थोड़ी पता कि किसी में इतनी भगवान ने शक्ति दी कि वो एक टाइम पे 2-2 कर रहा है, जैसे ये है, जैसे इथिलीन डाइमीन है। अब ये ऑक्सालेट आयन है, इस ऑक्सालेट आयन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी करता है, इकट्ठे एक टाइम पे करता है। तो इसका मतलब ये तो आपका एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो फिर ऐसे कितने लिगेंड लगे हुए हैं 3। अब एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 कितने बनाएंगे 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 है। सपोज इसी तरह से कोई आपको कंपाउंड यहाँ पे सपोज कर लो, आपका एक कंपाउंड लिखता हूँ वाटर, और यहाँ पे लिख दिया En2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो आप कई बच्चे कहेंगे कि 2 + 2 4। नो, आपने ये देखना है कि ये जो ईन है, इथेन 1,2 डाइमीन, ये बाइडेंटेट है, मतलब एक टाइम पे 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये 2 बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे 4।
4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल 6 हो गए, तो फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और स्ट्रक्चर। इसका सबसे सौखा तरीका क्या है, आपने सबसे पहले मेटल को पकड़ना है। ठीक है, मेटल के बाद आपने क्या करना है, इसका 28 एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद देखना है कि इस कंपाउंड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये न्यूट्रल है, तो निकल के ऊपर 0 चार्ज है, तो इसका मतलब यही रह गया। यहाँ पे वैसे 2+ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2+ होएगा, क्योंकि अदरवाइज ये कंपाउंड बनेगा नहीं, क्योंकि ये रिमूव लूज करेगा ना तभी बनेगा। हाँ, यहाँ पे 2+ होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्गोन, फिर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 2+ आ गया तो यहाँ पे मैं निकल 2+ के केस में क्या करूंगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 3d8। और यहाँ पे जो 4s है वो बाहर चला गया, 4p भी बना हुआ, 4d भी है, पर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको मैं जब बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नहीं कोई आना। ठीक है, यहाँ ये बना देता हूँ, यहाँ पे ये बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पहले 8 थे, अब कितने रह गए हैं, 6। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट मैं दोबारा से बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनना था। ठीक है बेटा। ठीक है, अब हुआ क्या, निकल 2 पॉजिटिव था तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये मैंने जस्ट निकल 2 पॉजिटिव का लिखा है। अब इसके पास कौन आएगा, लीगेंड्स आएंगे। तो लीगेंड आएंगे तो वो कहेंगे हमें बैठने को सीट दो। ये पूछेगा कितने लीगेंड आ रहे हैं, वो कहेंगे हम 4 आ रहे हैं, 4 कार्बोनिल आ रहे हैं। तो वो 4 आएंगे, वो कहेंगे हमें सीटें दो। ये कहेगा यहाँ बैठ जाओ। ये कहेगा नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं बड़ा तगड़ा हूँ। आपको पीछे क्वेश्चन किया था ना, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ये कहेगा जो सिंगल सिंगल है वो इकट्ठे हो जाओ। तो ये क्या इधर भेज देगा, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला गया, तो ये वाला क्या हो गया, एम्प्टी हो जाएगा। अगर ये भी खाली हो गया तो फिर ये एक इसके पास आएगा कार्बोनिल, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, और एक इस वाले के पास जाएगा। 4 हो गए। तो ये 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक डी का हो रहा है, एक एस का हो रहा है, 2 पी के। तो ये कौन सी अपनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP2, और स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास टेस्ट। ये आपने किया हुआ, आप पिछले सैंपल पेपर में भी था, आप देख सकते हो वहां पे ईथर जो है वो पोलर होते हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो होता है ये पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स कैनिजरो रिएक्शन वेयर एज एसिटल्डिहाइड डज नॉट। ये भी शायद किया हुआ है क्वेश्चन हमने। और दूसरी तरफ क्या है, एसिटल्डिहाइड। पहली बात ये है कि जो कैनिजरो रिएक्शन है, देखो देखो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है। एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन, ये मैं जानबूझकर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये इकट्ठे याद आ जाए। एक एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीरो जी चाहिए होते हैं, एच से कह लो हीरो। और ये ऐसी फिल्म का निर्माता है जो कहता है मुझे हीरो नो हीरो। ठीक है, इसमें हमें हीरो नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अल्फा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा के ऊपर एच लगा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा एच। तो अब उसने कहा है कि फॉर्मेल्डी, अब कैनिजरो रिएक्शन में हीरो नहीं होना चाहिए, इसमें तो हीरो है, तो इसका मतलब ये कैनिजरो रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ पे नहीं है इसलिए ये कैनिजरो रिएक्शन देगा, सिर्फ आपने ये बताना है। ठीक है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप एज इट हैज OH ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कहता, देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे बनेगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आप देखो कि इसने क्यों नहीं, इस ये पूरी OH वाली रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। उसका कारण है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा पोलर है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से निकलता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है और ये यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, मतलब इसके केस में रेजोनेंस हो जाती है जिससे ये स्टेबलाइज हो जाता है। जो कहता है तो H को निकल जा, जबकि यहाँ पे ये H को निकलने के लिए नहीं कहता। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है, जबकि जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कम होना चाहिए। ठीक है,
तो इस वजह से ये एक रीजन है कि ये OH वाली रिएक्शन जो है, वो जो रिएक्शन अल्कोहल वाली होती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बल्कि एसिडिक रिएक्शंस देना पसंद करता है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसको वो रेजोनेंस, उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इथाइलिन 1,2 कहाँ गया, इज सोल्यूबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट। तो इसका सिंपल आंसर है, कोई भी चीज पानी में कब घुलनशील होगी बेटा, जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसी ने बनाना है ना जाके, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है आपका, पोलर है। तो फिर वही चीज तो यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है, ये जो बेंजीन रिंग है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब बेटा होता है जो कि पानी से डरती है, ठीक है, ऐसे समझो, फोबिया मतलब डर। तो हाइड्रो मतलब यहाँ पे पानी है, तो ये पानी को रिपेल करती है। इस वजह से जो एनिलीन है, ये एनिलीन क्या करता है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इस वजह से ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये सिर्फ पोलैरिटी पे है, देखो जो हमारा ROH है और यहाँ पे RNH2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये कम एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है, इन दोनों में से, ठीक है। हालांकि है ये भी नहीं एसिडिक, ठीक है। तो इसको अगर आपने रीजन बताना तो हम कहेंगे कि कहने का मतलब ये एसिडिक ज्यादा, कहने का मतलब यहाँ पे H जल्दी निकल जाता है, यहाँ पे H जल्दी नहीं निकलता। हमने यही चीज प्रूव करनी है। तो इसका रीजन हमने ये बताना है कि ये वाला बॉन्ड है जो, ये क्या है, ये ज्यादा पोलर है, जबकि ये क्या है, लेस पोलर है। लेस पोलर क्यों है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इस वजह से ये वाला जो पेयर है वो इतना पावरफुल नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं खींच पाता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ताकत से खींचता तो है ये भी, बट इतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा जितनी ताकत से ऑक्सीजन इस शेयर्ड पेयर को खींचता है, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है। तो पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और H जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ये हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक होते हैं और ये जो है बेसिक होते हैं, ठीक है। ये एक तो पॉइंट ये मेरे को ध्यान में, आप बाकी थ्योरी में से पढ़ लेना कि ये एसिडिक है और ये, हाँ इसमें एक और बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है और तीसरी चीज कौन सी होती है, इसमें फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। एक दो तीन चीजें हैं और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये दो चीज होती हैं, फॉस्फेट नहीं होता इस केस में। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं प्रेजेंट और न्यूक्लियोसाइड में, और यहाँ पे क्या होते हैं, पेंटोज शुगर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई उसने क्या किया, तीन में से एक को साइड लाइन कर दिया, इसीलिए यहाँ पे नाम रख दिया न्यूक्लियोसाइड। जस्ट एक याद करने का ढंग है, नाइट्रोजन बेस हो गया और पेंटोज शुगर होगी, ठीक है जी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कौन सा क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करता है, आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन को देखना है, ये चीज इसमें तब्दील हो रही है और ये चीज इसमें बदल रही है, आपको यहीं से रिएक्शन बनानी है। क्रोमियम किस में बदल रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, और यहाँ पे कौन किस में बदल रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है आयरन में। अब आपको पता क्रोमियम 3 प्लस में जा रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी इसमें तब्दील होगा। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयरन 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe, ठीक है। ये आपने करना, उसके बाद है, तो इसमें अब नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे, हमने यहाँ पे ई नॉट ई सेल निकालना है नर्स्ट इक्वेशन में। तो ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ साइड पे निकाल के दिखा देता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकलेगा। तो ये कैथोड कौन सा है, यहाँ से देखो ये कैथोड है, तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, ये तो यहाँ पे -0.45,
और एनोड की वैल्यू कितनी है -0.75। तो इसको आप करोगे 45 प्लस 0.75 आ गई, तो ये कर कर आ गया मेरे पास प्लस 0.30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भर दूंगा बाद में, अभी मैं यहाँ के आगे कर देता हूँ। ये आ गया n मेरे पास कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने देखा टोटल गेन और लूज हो रहे हैं, तो 6 आ जाएगा लॉग, और ऊपर आएगा प्रोडक्ट वाले आयंस 3 पॉजिटिव, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाता है। इस तरह यहाँ पे आयरन 3, सिर्फ हमने आयंस को लिखना है क्योंकि जो कंसंट्रेशन सॉलिड मेटल की होती है वो यूनिटी होती है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ये इसके साथ क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आपको इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है 0.1 और 0.001, यहाँ पे फिल करके इसको सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 0.30, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट दी स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, potential difference of 20 volt apply to the ends of the column this। ओके, तो हमने यहाँ पे देखते हैं, ऐसे हमने निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/1000/m। अब हमें आमतौर पे पता है कि k देते नहीं है, तो हम लोग कोई बात नहीं, k के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/r इंटू l/a। अब l देखो कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और एरिया सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर होगा बेटा, ये दिया ये 4 सेंटीमीटर, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको डायामीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है लेंथ सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, डायामीटर दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेंगे। मतलब एल तो चलो दिया ही हुआ हमें, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी ये मैं बताता हूँ। आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आर का फॉर्मूला हमारे पास है v इज टू आई इंटू आर, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर आर निकालना है तो हमें v और i पता होना चाहिए, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पे अब आप देखो v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 20 वोल्ट, और करंट कितना दिया हुआ हमारे पास, करंट दिया हुआ ये 0.20। तो यहाँ से डेसिमल हटाओ तो यहाँ पे 100 लिख दो, ये कट गए तो ये 100 ही आ गई। रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 10, ठीक है, ये आपकी आ गई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बाद हमने क्या करना है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐसे, ये चीज हो गई हमारे पास आर बी। ए निकालना है, ये ए हम लोग अब कैसे निकलेगा हमारे पास, ए निकलेगा, ये निकाल के दिखाता हूँ। देखो हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम मतलब ये इस तरह से हो गया ना, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका रेडियस हमें दिया, रेडियस हम निकाल लेंगे कैसे, डायामीटर बाय 2 से। तो डायामीटर बाय 2 मतलब 4/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आप कहोगे हमें तो चाहिए एरिया, तो ये हम लोग कहाँ से रेडियस कहाँ से निकाल ली जा रहे हैं, बताता हूँ मैं। क्योंकि जो कॉलम है उसका जब एरिया निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या आता है एरिया का, ठीक है, क्योंकि इसका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एरिया है, ये हम लोग ये बीच वाला ये पार्ट है इसको एरिया बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर से। अब ये पाई आर स्क्वायर क्योंकि लेंथ तो दे दी हुई है हमें, तो पाई आर स्क्वायर हमने देखना है। उसके बाद पाई आर स्क्वायर में क्या होगा, हमने आर यहाँ पे किया हुआ ये इसमें फिल करेंगे, तो ये 22/7 इंटू यहाँ पे हम लोग भरेंगे 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2, आर की वैल्यू 2 आ गई, 2 का इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर बन गया, ये आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए आ गया, जब ए लिख लो यहाँ सिंपल ऐसे वाला ए लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपने क्या करनी है, ए जो आएगा यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे भर देनी है। अब मेरे पास रेडियस मैंने इस फार्मूले से निकाल लिया, एरिया मैंने ये इस वाले फार्मूले से निकाल लिया, लेंथ मेरे को गिवन है तो मेरे पास के निकल आएगा। के को निकाल के हमने यहाँ पे भर देना है। एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है m/10, तो यहाँ पे हम लोग 1/10 भर देंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। हो आपको पता लग गया होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 300 केल्विन। मतलब मुझे टेम्परेचर एक दिया हुआ 300 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ 320 केल्विन, और 300 केल्विन के ऊपर उसने बोला रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिस इज दिस। मतलब इस तापमान पे ये दिया रेट कांस्टेंट कितना दिया 0.0231 सेकंड इनवर्स, और K2 कितना दिया हुआ हमें 0.0693 सेकंड इनवर्स, ठीक है।
अब आपको निकालना है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा ये आपको फॉर्मूला हम लोग बार बार लिख के कर रहे हैं, E इज इक्वल टू 2.303 R लॉग, सॉरी हाँ लॉग ही आएगा, नहीं लॉग नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, अनडू कर दिया। यहाँ पे हमारे पास था, ये तो फॉर्मूला आ गया, ये T2 T1 T1 इंटू T2। ठीक है बेटा, तो अब इसको हमने क्या करना है, ये चीज़ हमें, ये चीज़ भी दी हुई है, ये चीज़ भी दी हुई है, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है 0.0693 और नीचे 0.0231। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, यहाँ पे आप इसको काट दोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये तो log 3 आ गया। log 3 की वैल्यू हमें पता है 0.4771 होती है। अब इस तरफ हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आर की वैल्यू फिल कर देंगे, दोनों टेम्परेचर भी दिए हुए थे, सिर्फ सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके सारा दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा, सिर्फ वैल्यू ही फिल करनी है, कुछ भी नहीं था इस सम में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल क्यों एसिडिक है, ये भी ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने आपको कहा था 2 पॉइंट याद रखना। एक है ड्यू टू दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड और सेकंड है ड्यू टू दी, एक तो पोलैरिटी OH बॉन्ड की बतानी है, एक आपने जो फिनोक्साइड आयन बनता है कंजुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है आपने। तो स्टेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी में हम लोग इसकी पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये भी मैं ऑलरेडी आपको पिछले वाले में करवा चुका था कि जब हम इथाइल अल्कोहल की वो डिहाइड्रेशन उसकी करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं, तो अल्टीमेटली तो अल्कीन बनता है, पर क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो सबसे पहले हमारे पास उसको वो बनता है, क्या उसको कहते हैं, ईथर बनता है। एंड में जाके जो हमारे पास है वो अल्कीन बनती है। तो ये वाला आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप क्वेश्चन है ये वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला, ये भी आप कर सकते हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन एनिलीन, ये तो हाँ ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपने जो रिएक्शन की थी ना पीछे, मैंने आपको शायद करवाई थी कि इस तरह से करके दिखा देता हूँ मैंने, फिर आपको याद आ जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई थी फिनोल के साथ और यहाँ पे ये निकल गया था। ठीक है, ये निकल, ये कपलिंग रिएक्शन, हाँ कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना था जिसे हम एजोडाई भी बोलते हैं। ठीक है, OH। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जस्ट आपने ये वाली जगह पे NH2 लिख देना तो वो एनिलीन बन जाएगा। सेम ऐसे ही कपलिंग रिएक्शन होगी। इस केस में ऑरेंज डाई बनी थी, उस केस में येलो डाई बनती है। किस केस में, इस केस में एनिलीन के साथ करोगे सेम ऐसे ही कपलिंग रिएक्शन होगी और हमारे पास जो डाई है वो येलो डाई बनेगी। तो जैसे इसका नाम हमने रखा था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, उसका क्या नाम होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, इसके साथ ये आपकी वही सैंड में रिएक्शन होगी, आप कितनी बार कर चुके हैं ये आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हाँ जी। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं लेंथेनाइट सीरीज में तो उनका साइज क्या करता है, वो डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे समय कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, तो साइज छोटा होता है, तो उसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और उसका रीजन क्या है, ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला लेंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड जो है ये मोर बेसिक है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज आसानी हो जाती है कि आपको आंसर पहले ही पता लग जाता है कि उसने आंसर तो आपको बता ही दिया। यहाँ पे ल्यूटिटियम है, ठीक है, उसने कहा कि ये बेसिक है। अब आपको मैंने एक चीज हमेशा याद रखो, मैंने कहा था कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है। मान लो आपके पास 2 एसिड है, मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सा स्ट्रांग होगा, तो मेरा सिंपल फंडा ये होगा कि ये वो वाला स्ट्रांग होगा जो जल्दी एच एन छोड़ दे। इसी तरह ये 2 बेस हैं, कौन सा बेस स्ट्रांग होगा जो जल्दी वो एच एन छोड़ दे। ठीक है, तो इस अब उसने ये बोल दिया कि दिस इज मोर बेसिक, तो इसका मतलब मुझे यही प्रूव करना है ना कि ये OH जल्दी छोड़ देता है। तो ये OH जल्दी क्यों छोड़ देता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटल का साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल का साइज बड़ा है,
यहाँ पे मेटल का साइज छोटा है, मतलब यहाँ पे बड़ा है OH और यहाँ पे साइज जो है वो छोटा है। तो यहाँ साइज बड़ा होने की वजह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, ठीक है मेट, और वीक होने की वजह से ये जल्दी टूट जाता है। तो इस वजह से ये अच्छा बेस है, जबकि ये इसके कंपैरेटिवली में स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि सॉरी उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। यहाँ पे आपने लिखना था मोर बेसिक है कि ये जल्दी छोड़ देता है, ये हाँ ये वीक हो गया तो ये जल्दी छोड़ देगा, जल्दी छोड़ देगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और ये बॉन्ड छोटा है, तो ये जैसे आपके पास एक बड़ी सोटी है एक छोटी सोटी है, तो इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना कम आसान है, थोड़ा मुश्किल लगेगी। तो यही चीज यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा, ये वीक बेस होगा। ठीक है मेरे को गलती लगी थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल का ज्यादा होता है, क्योंकि मेटल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है तो ये छोटे छोटे जो एटम्स है मेटल के, तो इनकी आपस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्ड होता है। अब ये इनकी जो स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतना ही ये ज्यादा बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ बना के रखेंगे और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से जो क्रोमियम वाली फैमिली है उनको हम लोग हार्ड मेटल भी बोलते हैं, और जो जिंक कैडमियम मरकरी वाली है इन फैमिली को सॉफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मेटल्स। और जब नीचे आते हैं सॉफ्टनेस और बढ़ती है, इसी वजह से मरकरी जो है वो लिक्विड होता है। किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा के। ट्रांजिशन मेटल है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ऊपर हो गया था ऑलरेडी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड, ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये सारे ऑलमोस्ट अब आप कर ही सकते हो। सीधे सीधे क्वेश्चंस है ये, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन दो ये है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जैसे मान लो आपके पास ये, हाँ इसमें सिर्फ ये इतना बता सकते हैं कि ये जो हैलोजन है, जब इसके ऊपर हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमें एक लुईस एसिड कैरियर लेना, दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड जो बेसिकली एक हैलोजन कैरियर है, हैलोजन को कैरी करता है। ठीक है, तो इसमें से ये क्या करता है, बेसिकली ये इसको तोड़ता है और हमारे पास Cl पॉजिटिव बनता है, और ये फिर आगे यहाँ पे और यहाँ पे लगता है, मतलब हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से जब आप नाइट्रेशन करते हो तो आपके पास NO2 पॉजिटिव होता है, वो यहाँ पे जाके या ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास खत्म ही है, ये एक रह गया, वाई आर अल्काइल, जो हाँ जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आ सकते हैं कि जो अराइल हलाइड है जिनको हम लोग हेलोरीन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका रीजन ये है, जैसे मैं इसको इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास अल्काइल हलाइड है, ये अराइल हलाइड है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सपोज करो, मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। हमें पता है कि हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आपने क्या बताना है कि ये कम रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव। ये क्यों कम रिएक्टिव है, मतलब ये अपना हैलोजन नहीं छोड़ता, उसका कारण क्या है कि इनमें रेजोनेंस हो जाती है, ये इस तरफ चला जाता है बॉन्ड, यहाँ पे डबल हो जाता है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, इसी तरह से ये आगे रेजोनेंस होती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड होने वजह से ये क्या हो जाता है कि CCl बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जल्दी टूटता नहीं है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरा बात यह है कि जब ये वाला जो कार्बन है, अगर मान लो इसको मैं ऐसे ही मान के चलूं, अभी डबल बॉन्ड नहीं आया, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जबकि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसने सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हो तो इसकी है sp3। तो sp2 में क्या होता है, यहाँ पे 33% s करेक्टर है। अब आप कहोगे कि ये s करेक्टर से क्या लेना देना, देखो जितना भी s करेक्टर किसी में ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसमें s करेक्टर 25% है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। तो यही कारण है कि जो CCl बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है और फिर टूटता नहीं है जल्दी। इसी वजह से हेलोरीन्स जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होप बेटा आपको समझ लग गया होगा सारा का सारा। थैंक यू बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट एक और सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।